मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये मूवी इतनी जबरदस्त है कि 1971 का होने के बावजूद इसको एक्सप्लेन करने में मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी है एक आदिवासी कबीले के उस लड़के के बारे में जिसने 2 अंग्रेज बच्चों को रेगिस्तान में बचाया, लेकिन आखिर में खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। पर क्यों, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में जेनी और उसका भाई जॉन को दिखाते हुए शुरू होता है। उन दोनों के पिता तो जिंदा थे, लेकिन उनकी माँ कई महीनों पहले ही चल बसी थी। उनके पिता ऑफिस में कड़ी मेहनत और परेशानी से जूझ रहे थे, क्योंकि बीवी के मर जाने के बाद उसके लिए दोनों बच्चों को संभालना बड़ी मुश्किल का काम था। इसी बीच एक दिन स्कूल के बाद वो जेनी और जॉन को पिकनिक मनाने के लिए गाड़ी में बिठाकर ऑस्ट्रेलिया के एक खंडहर रेगिस्तान में लेकर जाता है, जहाँ जेनी अपने साथ एक रेडियो भी लेकर आई थी। गाड़ी में जेनी को अपने बाप का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी वो गाड़ी को आगे लेकर जा रहा था तो कभी रोक दे रहा था। इससे वो दोनों बच्चे अपने बाप से डरने लगते हैं और जॉन गाड़ी के रुकते ही गाड़ी से उतरकर एक झाड़ी में जाकर छिप जाता है। जेनी को उसके पिता कहते हैं कि वो लोग यहीं पर ही टेंट लगाएंगे और यहीं पर ही पिकनिक भी मनाएंगे। जिसके बाद जेनी गाड़ी के डिक्की से खाने पीने का सामान निकालने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके पिता दूरबीन से जॉन के ऊपर नजर रख रहा था और वो अचानक उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। गोली की आवाज सुनकर जेनी की फटकर 464 हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके पिता उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। वो तुरंत फटाफट अपने भाई के पास जाकर उसे लेकर कुछ चट्टानों के पीछे छुप जाती है। इधर उनके पिता गाड़ी के डिक्की से एक घासलेट का तेल निकालता है, जिसको गाड़ी में छिड़क कर वो आग जला देता है और खुद को भी गोली से उड़ा लेता है। इधर से जेनी ये देखकर हक्का पक्का रह जाती है, क्योंकि उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया था। वो जॉन को इसके बारे में कुछ नहीं बताती और वहाँ से कुछ खाना और सामान लेकर वहाँ से 9-11 होने लगती है। वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि वहाँ पर किसी तरफ किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था और जहरीले जानवरों से भरा हुआ था। चलते चलते उनको रात हो जाती है तो वो दोनों एक चट्टान में चटिया बिछाकर सो जाते हैं। उनके पास खाना और पानी का साधन भी थोड़ा ही बचा हुआ था, जिसका आखिरी डिब्बा वो दोनों सुबह तक खाते हैं। अब वो दोनों बच्चे चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में भटक रहे थे और छाव और पानी की तलाश कर रहे थे। प्यास के मारे जॉन का गला सूख रहा था, फिर भी वो दोनों रेगिस्तान में इधर से उधर और उधर से इधर भटक रहे थे। जेनी उसे अभी भी नहीं बताती कि असलियत में उनके साथ क्या हुआ है। खैर, ऐसे ही चलते चलते भूख और प्यास से उन दोनों को उस रेगिस्तान में भटके हुए 3 दिन गुजर जाते हैं। जेनी अपने भाई को धूप से बचाने के लिए चिलचिलाती धूप में ही उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देती है। वो अपने भाई को ऐसे भूखा रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे अपने हाथों से नमक खिलाकर शांत करती है। प्यास की वजह से उनके मुंह से लेकर पूरे शरीर तक सूख चुका था और डिहाइड्रेशन से वो लोग मरने के कगार पर आ चुके थे। दोस्तों, अगर इस मूवी को आपने देख लिया तो इनकी परिस्थिति को देखकर आपको भी इन दोनों के ऊपर तरस आ जाएगा। खैर, जेनी उसे अपने कंधे पर लाद कर रेगिस्तान में अपना सफर जारी रखती है। इसी बीच उन दोनों के आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है जब वो दोनों रेगिस्तान के बीच में एक हरे भरे पेड़ को देखते हैं, जिसमें लाल लाल काफी सारे फल लटके हुए थे। उस पेड़ के नीचे एक छोटे से गड्ढे में बहुत सारा पानी भी था। जॉन जाकर मुंह लगाकर उस पानी को पीता है और चैन की सांसें लेता है। इस रेगिस्तान में पिछले 2 दिनों के बाद उन्हें इतना सारा पानी नसीब हुआ था। इसी बीच उन्हें लग रहा था कि वो फल जहरीले हो सकते हैं, पर कुछ पक्षियों को वो फल खाते हुए देखकर जेनी समझ जाती है कि वो दोनों भी इस फल को खा सकती है। खैर, खाना पीना नहाना धोना हो जाने के बाद वो दोनों रेडियो में गाना सुनते सुनते सो पड़ते हैं। पर अगली सुबह नींद से उठकर वो दोनों देखते हैं कि उस गड्ढे का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है और उस पेड़ का सारा फल भी पक्षियों ने खा लिया है। ये देखकर जेनी की आंखें भर आती है, क्योंकि उनके पास इस रेगिस्तान में बस इसी पेड़ का सहारा था। खैर, उदास हताश निराश होकर वो दोनों वहीं पर ही बेजान आत्मा की तरह सो पड़ते हैं, क्योंकि इस रेगिस्तान में भटक कर वो दोनों और कितने देर ही जिंदा रह पाएंगे। इसी बीच जॉन की नजर एक आते हुए आदिवासी लड़के पर जाता है जो वहाँ पर कंगारू का शिकार कर रहा था। वो आदिवासी लड़का एक जहरीले छिपकली का शिकार करके उसे अपने कमर पर बांध लेता है और फिर उन दोनों के पास आता है। वो उन दोनों को अपने भाषा में कुछ कह रहा था जो जेनी और जॉन दोनों को ही समझ नहीं आता। तब वो आदिवासी लड़का वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर जेनी उसे रुकने के लिए कहती है और इंग्लिश में उससे बातें करती है, लेकिन उस आदिवासी लड़के को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आता। तब जॉन उसे इशारों में बताता है कि वो प्यासा है। अब उस आदिवासी लड़के को जॉन की बातें समझ आता है। तब वो एक गड्ढे में बांस का पाइप डालकर मुंह से पानी खींचता है और उन दोनों को भी खींचकर पानी पीना सिखाता है। इसके बाद जेनी और जॉन दोनों ही उस आदिवासी लड़के के पीछे पीछे जाने लगते
होते हैं। उस आदिवासी लड़के का नाम टोफू था। वो जंगल में बड़ी मेहनत से एक कंगारू का शिकार करता है और कच्चा ही उसको खाने लगता है। जेनी और जॉन कच्चा मांस नहीं खा सकते थे, इसीलिए वो उन दोनों को उस कंगारू को पकाकर भी खिलाता है। दोस्तों, टोफू की जगह पर हम इस लड़के का नाम क्या रख सकते हैं वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर, खाने के बाद वो तीनों यहाँ पर पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर बहुत मस्ती करते हैं। उसी रात टोफू जेनी को आस भरी नजरों से देख रहा था, जैसे कि वो उससे कुछ मांग रहा हो। 3 दिनों तक रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप में रहने की वजह से जॉन के पीठ में छाले पड़ गए थे। टोफू एक जानवर का खून लाकर उसके पीठ में लगा देता है ताकि उसके छाले जल्दी से ठीक हो जाए। आगे वो जेनी को लकड़ी के टहनियों से एक छाता बनाकर देता है और फिर वो तीनों अपने आगे का सफर तय करते हैं। इसी बीच पूरे रेगिस्तान में जॉन अपनी बकबक जारी रखता है, जैसे कि उसे इस रेगिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता है। वो बिहड़ गिल्स की तरह सबसे आगे था और सबको अपनी छोटी सी कहानी बता रहा था। टोफू उन दोनों को एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उसके सभ्यता के बहुत सारी निशानियां थी। दूसरी तरफ उस रेगिस्तान के बीचों बीच हम कुछ ऑस्ट्रेलियन गोरे लोगों को देखते हैं जो रेगिस्तान में शिकार करने के लिए आए हुए थे। इधर टोफू बड़ी ही मुश्किल से जंगल से जंगली जानवरों का शिकार करता है और लकड़ियों से आग जलाकर उस खाने को पकाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर नन्हा सा जॉन भी शिकार में उसकी मदद करता है। अब ऐसे ही उन तीनों को उस जंगल और रेगिस्तान में भटके हुए कुछ और दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच एक दिन टोफू जेनी को लाल कलर का एक बड़ा सा गुब्बारा देता है जो उसे जंगल की गहराइयों में मिला था। दरअसल शिकार करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गोरे लोग आए हुए थे। ये बैलून भी उन्हीं का था। खैर, उसी दिन वो तीनों जब जंगल में आगे बढ़ रहे थे तभी जेनी की नजर एक घर पर जाता है। वो सोचती है कि इस घर में जरूर कोई इंसान होगा। ये सोचकर वो भागा भागा घर के अंदर आती है, लेकिन बदकिस्मती से वो घर एकदम खाली था। इसी बीच उसकी नजर बाहर उस घर में रहने वाले लोगों की कब्र पर जाता है। दूसरी तरफ हम टोफू को देखते हैं जो जेनी को देख देख कर मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। वो जेनी को हर वक्त छुप छुप कर देखता और कुछ सोचता रहता था। उसे देखकर हमें लगता है जैसे कि वो किसी चीज से बहुत परेशान है। खैर, इसी बीच एक दिन वो जब एक भैंस का शिकार कर रहा था तभी शहर के कुछ गोरे लोग बंदूक लेकर वहाँ पर आ पहुँचते हैं और एक साथ बहुत सारे जानवरों का शिकार करके गाड़ी में लाद कर उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। टोफू ये देखकर बहुत उदास था क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो ठीक से एक जानवर का शिकार तक नहीं कर पा रहा था और वहीं शहर के गोरे लोग इतनी आसानी से इतने सारे जानवरों का शिकार कर ले रहा था। वो इस चीज से दुखी होकर भैंस के हड्डियों के बीच में अपने आदिवासी वेशभूषा में सो पड़ता है। आगे वो इसी हालत में जेनी के पास जाकर उसके सामने नाचने लगता है। दरअसल वो अपने सभ्यता के हिसाब से जेनी के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन जेनी इससे डर जाती है और दरवाजा और खिड़कियों को बंद कर लेती है। बाहर टोफू पूरे दिन और पूरी रात उसके सामने नंगा नाच करता है पर जेनी उसको नजरअंदाज कर देती है। इन सब की वजह से टोफू बहुत दुखी था। अगली सुबह जेनी देखती है कि टोफू ने एक आम के पेड़ में लटक कर अपनी जान दे दी है। जेनी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि टोफू ने खुदकुशी क्यों की। दरअसल टोफू जिस कबीले से आया था उस कबीले का एक नियम था जिसमें कबीले के लड़कों को 16 साल की उम्र में जंगल में अकेला सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर उन्हें शिकार से लेकर अपने जीवन साथी को तक ढूंढना रहना था। टोफू को दरअसल लग रहा था कि वो कबीले के लायक नहीं है क्योंकि ना ही वो गोरे लोगों की तरह जल्दी से शिकार कर पा रहा था और ना ही वो जेनी को अपना जीवन साथी चुन पा रहा था। इसी वजह से उसने खुदकुशी कर लिया। खैर, जेनी टोफू को वहीं पर ही छोड़कर अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल लेती है, जहाँ कुछ ही दूर चलने के बाद उसे आखिरकार शहर का रास्ता मिल जाता है। उस रास्ते से होकर चलते चलते वो दोनों एक ऐसे बस्ती पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे गोरे लोग रहते थे। जेनी जाकर उनसे मदद की गुहार लगाती है, तब वो लोग भी उन दोनों को उनके घर तक पहुँचने में मदद करते हैं। इसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। जेनी अब काफी बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसे वही दिन याद आता है जब वो रेगिस्तान में फंसी हुई थी और वो अभी तक टोफू को भूल नहीं पाया क्योंकि टोफू की वजह से ही आज वो दोनों भाई बहन जिंदा है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस दिल छू लेने वाली कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।